प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कोविड-19 से सावधान रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे आज। देखिए, मगध महाजनपद में हम रीड कर रहे हैं तो मगध साम्राज्य के बारे में अपने को सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि कहें कि मगध साम्राज्य का जो उल्लेख किया गया है, मगध साम्राज्य का उल्लेख कहाँ किया गया है सर्वप्रथम, तो पहली लाइन अपने काम की आ गई है कि सर्वप्रथम उल्लेख मगध साम्राज्य का किया गया है कहाँ पर? अथर्ववेद। कहाँ पर किया गया है भाई? अथर्ववेद में। एग्जाम पैटर्न में अपना जो स्टडी पॉइंट है उसको पिरो कर उसके हिसाब से अपने पढ़ाने की शैली तैयार करते हैं। तो यही इसी प्रयास में है। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के लगभग मध्यकाल में जो मगध साम्राज्य था या मगध महाजनपद था वह उत्कर्ष की ओर था, वह उन्नति की ओर था। उन्होंने काफी साम्राज्य विस्तार हुआ था। तो देखिए, यह वर्तमान स्थिति जो मगध की है दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान दक्षिणी बिहार का एक पार्ट था मगध। वर्तमान के रूप में अपन देखें तो वर्तमान दक्षिणी बिहार जो था, दक्षिण बिहार से मेरा मतलब है कि वर्तमान में जो गया व पटना, गया प्लस पटना का जो क्षेत्र है वह कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? मगध महाजनपद। यहाँ तक गया व पटना वह क्षेत्रीय राज्य जो थे वह बड़े राज्यों में कन्वर्ट हो रहे हैं। महाजनपद काल में जो कबीले थे वो क्षेत्रीय राज्यों में कन्वर्ट हो रहे हैं। और दक्षिणी बिहार का जो वर्तमान दक्षिणी बिहार है और गया व पटना वो क्षेत्र जो है वह किसमें है? मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। फिर भी इसकी स्थिति देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की याद कैसे करें? इस प्रकार से करें कि आप देखिए, प्रश्न बन सकते हैं। मगध जो था यह उत्तर में गंगा नदी के द्वारा, इसके उत्तर में गंगा नदी, ठीक है, इसके पूर्व में चंपा नदी और इसके पश्चिम में सोन नदी और इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला। मगध साम्राज्य का विंध्याचल पर्वतमाला को इस प्रकार से रीड कर रहे हैं, पर्वतमाला। ध्यान में रखेंगे कि मगध साम्राज्य जो था इसके उत्तर में कौन सी नदी? गंगा नदी। इसके पूर्व में कौन सी नदी? इसके मगध साम्राज्य के पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में यह सोन नदी बहा करती थी। और दक्षिण में यह दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ था। मतलब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का कारण यह भी था कि इनकी जो भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। तो उत्तर में गंगा नदी के द्वारा, पश्चिम में सोन नदी के द्वारा, पूर्व में चंपा नदी के द्वारा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला के द्वारा ये मगध साम्राज्य घिरा हुआ था। अब चर्चा करते हैं अगली संभावना की कि मगध साम्राज्य की 3 राजधानियां रही हैं। मगध साम्राज्य की 3 राजधानियां रही हैं। कौन कौन सी रही हैं भाई? मैंने आपको कहा था गिरिराज पाटली। याद करने के लिए पिछली क्लास जो मैंने बताई थी उसको भी स्टडी करना, जिसमें 8वीं 8वीं क्लास 9वीं क्लास से 7वीं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। तो गिरिराज पाटली मैंने बताया था 3 राजधानियां रही है मगध की। प्रश्न बन जाता है मगध की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सर्वप्रथम जो राजधानी थी वह थी गिरिव्रज। कौन सी थी? गिरिव्रज। याद रखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजधानी, गिरिव्रज थी। दूसरी राजधानी जो थी वह राजगृह है। गिरिराज है तो राजगृह है, राजगृह या राजगीर भी इनको अपन कहते हैं, राजगृह है या राजगीर, ठीक है। और तीसरी अपन बात करें तो पाटनी या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी तीसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? तीसरी राजधानी। पहली राजधानी गिरिव्रज, दूसरी राजधानी राजगृह और तीसरी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। ध्यान में रखेंगे, गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र किसकी राजधानियां है? मगध की 3 राजधानियां। प्रथम राजधानी कौन सी? गिरिव्रज। कौन सी है? गिरिव्रज। दूसरी राजधानी राजगृह है, तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र। एक साथ याद करना है तो क्या करेंगे? गिरिराज पाटली। क्या याद करेंगे? गिरिराज पाटली याद कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट है। मतलब मगध साम्राज्य का पहला प्रश्न, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मगध साम्राज्य वर्तमान में कौन से क्षेत्र से संबंधित था? तो आप बताएंगे दक्षिणी बिहार के गया व पटना से संबंधित था।
ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोगों से निकल करके आया है कि इसमें से निकल करके आया है कि मगध साम्राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नहीं थी या नहीं बनी। तो तीन कौन कौन सी थी इस प्रकार से पूछ लेते हैं। फिर प्रथम कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। पहली राजधानी मगध साम्राज्य की गिरिव्रज, दूसरी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र और राजगृह, और तीसरी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र। नंबर फर्स्ट गिरिव्रज, नंबर सेकंड राजगृह और नंबर थर्ड पाटलिपुत्र। दैट आर द कैपिटल ऑफ द मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की ये तीन राजधानियां थी। ठीक है, अब यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व इसका काल है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अपने उत्कर्ष पे था और तीन वंशों ने यहाँ पर शासन किया है। मुख्यतः तीन वंशों ने इनका साम्राज्य विस्तार किया है। सबसे पहले हर्यक वंश, सबसे पहले कौन सा वंश है, हर्यक वंश है। कौन सा वंश है भाई, हर्यक वंश। ठीक है, दूसरा वंश जो है वह है नाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश, नाग वंश, और तीसरा वंश जो मगध साम्राज्य में रहा, जिन्होंने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष की ओर लेके गया, कौन सा है, नंद वंश। ये तीन वंश मुख्यतः किसके हैं, मगध साम्राज्य के हैं। कौन कौन से हैं, हर्यक वंश, दूसरा नागवंश और तीसरा नंद वंश। हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश, तीन जो वंश हैं वह किससे हैं, मगध साम्राज्य के हैं। किसके हैं भाई, मगध साम्राज्य के हैं। याद रखना कौन कौन से हैं। नंबर 1 हर्यक वंश, दूसरा नागवंश और तीसरा नंद वंश। अब इनके कार्यकाल से संबंधित अपन चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल का मेरा मतलब है कि कब से कब तक ये रहे, कब से कब तक ये रहे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। लगभग आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा। हर्यक वंश है, नागवंश है और नंद वंश। हर्यक वंश जो है वह 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कई बुक्स में 413 भी दे रखा है, लेकिन आप 544 से 412 ईस्वी पूर्व मान सकते हैं हर्यक वंश को। ठीक है, फिर नागवंश जो है वो उसको है 413 से 344 ईस्वी पूर्व, 413 से 344 ईस्वी पूर्व, किसको, नागवंश को। फिर नंद वंश को अपन अगर काल देखें तो 344 से 321 ईस्वी पूर्व ये नागवंश है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के तीन वंश है, हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश। ठीक है, तीन राजधानियां हैं मौर्य मगध साम्राज्य की, मतलब मगध साम्राज्य की, सॉरी, मगध साम्राज्य के तीन पार्ट है, हर्यक वंश है, नागवंश है और नंद वंश है। और राजधानियां मगध साम्राज्य की तीन रही हैं, गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। प्रथम उल्लेख कहां पर, अथर्ववेद में। ठीक है, वर्तमान में कौन से राज्य से संबंधित है, बिहार से है। बिहार का मुख्यतः कौन सा पार्ट, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में कौन से शहर, तो आप बताएंगे पटना व गया। कौन सी सदी से संबंधित, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से संबंधित है। ठीक है, तो हर्यक वंश का कार्यकाल 544-412, ये याद रखेंगे। हर्यक वंश 544-412, नागवंश 413 से 344 और नागवंश के बाद फिर नंद वंश है 344 से 321 ईसा पूर्व। इस प्रकार से ये आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मगध साम्राज्य से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एकदम नॉर्मल बातें हैं, आप लोग ध्यान में से रीड करेंगे, बस शर्ते आप डेली पढ़ेंगे एचआर सर से तो आगे बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, और जब आप लोग इनको पढ़ चुके होंगे, किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो आप लोगों को इतना इजी लगेगा कंपटीशन, आप कोई भी कंपटीशन इजीली फाइट कर पाएंगे। अब अपन चर्चा करेंगे हर्यक वंश की। देखिए पहला वंश लेंगे मगध साम्राज्य का, हर्यक वंश। कौन सा वंश लेंगे भाई, हर्यक वंश लेंगे। आगे बात समझ रहे हैं, किस वंश की चर्चा कर रहे हैं, हर्यक वंश। एक दो बार बोल दीजिए, हर्यक वंश मगध साम्राज्य। दूसरा कौन सा है, हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश। मगध साम्राज्य के तीन वंश याद रखेंगे, हर्यक, नाग और नंद। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक जिसको कहेंगे अपन दो, इसका काल मैंने आपको बता दिया, हर्यक वंश का 544-412। आगे बात समझ में, हर्यक वंश 544-412।
दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकाल करके आते हैं। संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन सा है। ठीक है, पहले तो ये चर्चा करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रहे। यहाँ से एसएससी, रेलवे, पटवार, आरएआई सभी में ये महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा था, तो हर एक का बिंब दिखाई देता है, हर एक का बिंब दिखाई देता है, तो बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार, ध्यान में रखेंगे, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। और अंतिम शासक कौन सा था, नागदाशक। ठीक है, कौन सा था, नागदाशक। अंतिम शासक कौन था, नागदाशक था, ये ध्यान में रखेंगे, नागदाशक। ठीक है, संस्थापक बिंबिसार बड़ा ही योग्य शासक था, लेकिन अंतिम शासक जो था, अंतिम इसलिए है कि वह योग्य नहीं था। ठीक है, इसलिए तो अंतिम हुआ, इसका खात्मा हुआ और ये वंश खत्म हुआ। इसका मतलब क्या है, अंतिम शासक जो था नागदाशक था और वह अयोग्य शासक था। किस प्रकार का शासक था भाई, अयोग्य शासक था। इसलिए नागदाशक को नाग ने ही ढस लिया। कौन से नाग ने, नाग बड़ा था लेकिन शिशु नाग ने ढस लिया। और शिशु नाग ने ढस लिया तो कौन से वंश की स्थापना कर दी, अंतिम वंश, हर्यक वंश के बाद नाग वंश की। शिशु नाग था और ये शिशु नाग वह बढ़ेगा और ये नाग वंश की स्थापना कर दी है। किसने भाई, शिशु नाग ने कर दी है। तो चर्चा करें, हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदाशक, अयोग्य शासक था, नागदाशक अयोग्य शासक था। तो इसके अलावा अपन चर्चा कर लेते हैं बीच के शासकों की, इनकी भी हम चर्चा करते जाएंगे। पहले आप फिर दूसरी संभावना में बता दो, संस्थापक तो बिंबिसार हो गए, उसके बाद कौन से शासक मुख्यतः आए हर्यक वंश के, उनकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में नहीं, अगली क्लासों तक पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले अन्य जो शासक हैं हर्यक वंश के, बिंबिसार के बाद कौन सा आएगा, अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद कौन शासक बनता है, अजातशत्रु शासक बनता है। फिर नंबर 3 पे उदयन या उदाई, उदाई भी कहते हैं या उदायन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे प्रथम शासक बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु, थर्ड उदयन। ठीक है, चौथा शासक जो है वह कौन सा बनता है, अनुरद, मुंड और नागदाशक। अनुरद शासक बनता है, अनुरद। फिर अनुरद के बाद 5वें नंबर का जो शासक है मुंड है, अनुरद, मुंड प्रमुख शासक हैं। और अंतिम शासक मैंने आपको बता दिया 3, 4, 5 और अंतिम शासक जो बनता है वह कौन बनता है, नागदाशक बनता है। तो चर्चा करेंगे इनकी, हर्यक वंश की। पहले आप देख लीजिए बिंबिसार, कई बार प्रश्न यहां से क्या बन जाते हैं कि हर्यक वंश में निम्नलिखित में, हर्यक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। क्या प्रश्न पूछ लिया कि हर्यक वंश के शासकों का सही क्रम पहचानिए। कई भाषा शैलियाँ हैं, कोई भी प्रश्न किसी भी भाषा शैली को तोड़ मरोड़ करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कौन से भाई, पहले बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये 3 तो आप क्रम से ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदाई। बिंबिसार क्रम कौन सा हो गया, नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अजातशत्रु, नंबर 3 उदयन और नंबर 4 अनुरद, नंबर 4 अनुरद्य और नंबर 5 मुंड। अनुरद्य लिख लो इसको, अनुरद्य। नंबर 5 मुंड और नंबर 6 नागदाशक। अंतिम शासक है नागदाशक, यह भी ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक शासक कौन सा है, बिंबिसार। प्रारंभिक शासक कौन सा है, बिंबिसार। अंतिम शासक कौन सा है, नागदाशक। बिंबिसार के बाद कौन आ रहा है, अजातशत्रु आ रहा है, फिर उदयी आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, अनुरद्ध आ रहा है, फिर मुंड आ रहा है और फिर नागदाशक आ रहा है। तो हर्यक वंश का संस्थापक शासक है बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वह कौन सा है, नागदाशक। आप ध्यान में रखेंगे। अब नागदाशक को किसने मारा, शिशु नाग ने मारा। पर अब यह भी बताएंगे कि जो बिंदुसार है उसको किसने बैठाया, शासक किसने बताया। उसके पापा जो थे उन्होंने बालक राव को, वो भटिया शासक था, उनको मार करके किसको बिठाया, बिंबिसार को बैठाया। आप ध्यान में रखेंगे। अब चर्चा करते हैं अपन बिंबिसार की, फिर उसकी अन्य बातें देखेंगे। नंबर 1 हर्यक वंश का प्रथम शासक दैट इज बिंबिसार। बिंबिसार रीड करें। बिंबिसार से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर जब तक हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पूरा नॉलेज ले लें, क्योंकि
नो नॉलेज तो नो कंपटीशन फाइट। देखिए बिंबिसार अपना टॉपिक हो गया। अब हर्यक वंश का कौन सा? बिंबिसार। और आप लोगों से मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि क्या प्रश्न बन सकता है। तो बिंबिसार का पहला प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार को पुराणों में, इसमें पुराणों में श्रोणिक नाम से भी जाना जाता है। पहली लाइन आप लोगों के काम की है। बिंबिसार को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? श्रोणिक। बिंब श्रोणिक, श्रोणिक, बिंबिसार श्रोणिक, बिंबिसार श्रोणिक याद कर सकते हैं, क्योंकि याद रखना जरूरी है। देखने के बाद तो सब लोग आप एग्जाम के बाद तो ढूंढ करके सही कर देंगे, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन करना है तो पहले दिमाग में, मेमोरी में फीड करना है कि बिंबिसार को क्या कहते हैं? श्रोणिक भी कहते हैं। इनके पिता जो, यहाँ दूसरी बात क्या थे? ये 14 किसी बुक में 14 या 15 वर्ष, ऑप्शन चल तलाशना। जनरली 14 वर्ष की आयु में शासक बने। शासक कब बने थे? 14 वर्ष की आयु में शासक बन गए। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में शासक बने? 14 वर्ष की आयु में। अगर ऑप्शन में 14 नहीं मिले तो 15, और अगर दोनों आ गए तो विवादित प्रश्न हो गया। अगर दोनों आ गए तो विवादित प्रश्न हो गया। तो 14 या 15, 14 आए तो 14 बेटी, 14 के बाद 16 आए तो आंसर गलत। लेकिन 14 और 15 दोनों आए तो विवादित हो जाएगा, क्योंकि कुछ बुक्स जो हैं वो ये कह रही है कि 14 वर्ष की आयु में ये शासक बना, और कुछ बुक्स में 15 वर्ष की आयु में इसको बता रखा है। तो 14 वर्ष की आयु में यह शासक बना, ये ध्यान में रखेंगे। एक खास बात और मैं बता रहा हूँ कि मगध साम्राज्य जो था उसमें इसके जो पहले शासक थे तो बालक, शासक का नाम था बालक। बालक नामक शासक को मार करके इस बालक नामक शासक को इसके पिताजी थे भटिये नाम था। इन्होंने इनको मार करके इनको बिंबिसार को क्या बनाया भाई? शासक बनाया। बिंबिसार को किस शासक को मार करके, किस शासक को मारा उसने? तो आप बताएंगे बालक, जो तत्कालीन शासक था उस समय मगध का, बालक नाम का, ठीक है, बालक राजा, उसको मार करके इसके पिताजी ने इसको शासक बनाया 14 वर्ष की आयु में। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में बनाया। अब देखिए बिंबिसार का मैं कुछ अलग हिसाब से इसको रीड करवाने की कोशिश करूंगा। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया, क्या पॉलिसी बनाई? देखिए बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई दिमाग, बड़ा निपुण शासक था, और निपुण शासक था तो इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्लान से काम किया। और जो प्लान मैं बना रहा हूं वो यहाँ पर है। क्या 3 चरणों में अपने इसको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि बिंबिसार जो था, सर्वप्रथम इन्होंने क्या वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया। किसके द्वारा? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। आप ध्यान में रखेंगे, वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया मगध का, और मगध की सीमाओं को सुरक्षित किया वैवाहिक संबंधों के द्वारा। कैसे किया, चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट बात क्या है कि इन्होंने, जिसको कहेंगे कि मैत्रीपूर्ण संबंध किए। मैत्रीपूर्ण, अन्य जो अपने पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी महाजनपद थे, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, और साम्राज्य विस्तार भी इन्होंने किया। किसके द्वारा? युद्धों के द्वारा। दूसरी बात करें, इन्होंने कुछ युद्ध किए, युद्धों के द्वारा, अगर आवश्यक समझे जहां पर, युद्धों के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। पहली बात तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार, और दूसरी बात है विभिन्न युद्ध लड़े। कुछ उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, इनकी अपन चर्चा करेंगे। ज्यादा महाजनपद नहीं थे, 16 महाजनपद। वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार या मगध साम्राज्य को उत्कर्ष की ओर ले गए, युद्ध के द्वारा मगध साम्राज्य को उत्कर्ष की ओर ले गए। और मैंने चर्चा की थी मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा, मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा मगध साम्राज्य जो था वह, मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा भी मगध साम्राज्य को उत्कर्ष की ओर लेके गए। बहुत बढ़िया प्रश्न इन तीनों पॉइंट्स में से आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब कैसे? वैवाहिक संबंधों में देखिए कि इन्होंने लगभग 4 रानियां बनाई। 4 जो अन्य महाजनपद थे या अन्य जो राज्य थे उनके साथ संबंध स्थापित किए। इन्होंने
कैसे? इनकी 4 रानियां कौन कौन सी देखो आप, पहले तो देखो कौशल देवी से विवाह किया। इनको क्या फायदा हुआ चर्चा करेंगे। कौशल देवी के बाद उसने चेलना से विवाह किया, कौशल देवी के बाद उन्हें किसने विवाह किया? चेलना से विवाह किया। फिर तीसरे नंबर पे उसकी रानी थी वासवी के साथ विवाह किया। और नंबर 4 नंबर पे उसने क्षेमा से विवाह किया। तो वैवाहिक संबंध से क्या फायदा हुआ? 4 रानियां देखो, इसने 4 जगह शादी की। कौशल देवी से विवाह किया, चेलना से विवाह किया, वासवी से विवाह किया और क्षेमा से विवाह किया। तो कौशल देवी जो थी वह कौशल नरेश परसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश की बहन। कौशल देवी कहाँ की थी भाई? कौशल नरेश की थी। कौशल की थी। कौशल नरेश का क्या नाम था? परसेनजीत। यहां लिख रहा हूं मैं, इनको और वापस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां नंबर से देखिए आप, कौशल देवी जो थी वह किसकी थी? परसेनजीत। ध्यान में रखना, कौशल देवी किसकी बहन थी? परसेनजीत की बहन से शादी की इसने। और परसेनजीत की बहन से अगर इसने शादी की तो परसेनजीत कहाँ का शासक था? कौशल का शासक था। यानी कि कौशल नरेश की बहन से शादी कर ली तो इसका मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। कौशल नरेश से तो लड़ाई झगड़ा बंदी हो गया आगे। और अगर शादी की है तो क्या फायदा हो जाएगा? देखिए दूसरी बात, चेलना जो थी वह चेटक की पुत्री थी। चेलना किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। चेलना किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। चेलना किसकी? चेटक की पुत्री। और चेटक कहाँ का था? लिच्छवी का नरेश था। लिच्छवी नरेश, ये ध्यान रखना, लिच्छवी नरेश। यानी लिच्छवी से संबंध स्थापित हो गए तो यहां पर भी झगड़ा खत्म। कौशल से झगड़ा खत्म कर लिया, लिच्छवी से झगड़ा खत्म कर लिया। ठीक है। नंबर वासवी जो थी वह विदेह की राजकुमारी थी। वासवी कहाँ की थी भाई? विदेह की राजकुमारी थी। ध्यान से सुनना कि भाई किस प्रकार से ये बिंबिसार का जो प्लान देखिए कि शादी करता है और अपने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष की ओर ले जाता, विस्तार करता है। और देखो कैसे वासवी कहाँ की थी? विदेह की राजकुमारी से भी है शादी करता है। और क्षेमा जो थी वह मद्र की राजकुमारी थी। और मद्र वर्तमान जिसको कहेंगे पंजाब, ठीक है, मद्र की राजकुमारी थी। मद्र उस समय पंजाब, मद्र की राजकुमारी यानी कि पंजाब की राजकुमारी थी। इसका मतलब इस क्षेत्र को भी इन्होंने सुरक्षित कर लिया। और मद्र जो है वो पंजाब से इसका संबंध है, पंजाब। देखिए कौशल देवी, चेलना, वासवी और क्षेमा, याद रखेंगे। कौशल देवी, चेलना, क्षेमा, वासवी और क्षेमा। कौशल देवी चेलना, कौशल देवी चेलना, चलना याद कर लो, चेलना याद कर लो। कौशल देवी, चेलना, वासवी और क्षेमा। कैसे याद? कौशल देवी में याद करने की जरूरत नहीं है कि कौशल देवी कौशल नरेश की बहन थी, पुत्री, या ऐसे प्रश्न आएगा पुत्री थी या बहन थी या और कोई थी, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो कौशल देवी परसेनजीत की बहन थी और परसेनजीत कौशल नरेश था। फिर चेलना जो थी वह चेटक की पुत्री थी। चेचक की पुत्री। चेलना किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। और चेटक कहाँ का नरेश था? लिच्छवी नरेश था। चेटक कहाँ का नरेश था? लिच्छवी नरेश था। वासवी जो थी वह विदेह की राजकुमारी थी। वासवी कहाँ की राजकुमारी थी? विदेह की राजकुमारी थी। और क्षेमा मद्र की राजकुमारी थी। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये तो इनसे शादी की, ये बात तो आप लोग पहले ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरी बात अपन चर्चा करेंगे कि जब इन्होंने परसेनजीत की बहन कौशल नरेश, परसेनजीत की बहन से शादी की तो इसको काशी गांव दहेज में मिला था। काशी जो था इनको दहेज में मिला, समझ गए आप इस बात को। और काशी को दहेज में मिला, किसको मिल गया? बिना लड़ाई किए दहेज में मिल गया काशी नरेश। और इस समय काशी की जो आय थी ना काशी से 1 लाख रुपए, 1 लाख वार्षिक आय काशी से इनको होती थी। तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख का राजस्व काशी से होता था। तो लड़ने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? इस प्रकार 1 लाख राजस्व आय काशी से होती थी उस समय जब इसको ये दहेज में दिया गया। आगे काशी ध्यान में रखना कि कौशल नरेश की बहन
कौशल नरेश की बहन कौशल देवी से विवाह करने के उपरांत कौन सा गांव इनको दहेज में प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे काशी। काशी गांव किसके साथ शादी करने पर दिया गया? तो कौशल नरेश की बहन के साथ, और कौशल नरेश की बहन का नाम भी कौशल देवी था। ठीक है। लिच्छवी नरेश कौन था? चेटक। और चेटक की पुत्री का क्या नाम था? तो चेटक की पुत्री का नाम था चेलना। वासवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो वासवी विदेह की राजकुमारी थी। कहाँ की? विदेह की। क्षेमा कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप बताएंगे मद्र की राजकुमारी थी। और मद्र का संबंध किससे है? पंजाब से है। किससे है? पंजाब से। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं किसमें? अगला जो पॉइंट है युद्ध। वैवाहिक संबंधों में आप लोगों ने रीड कर लिया कि 4 जगह वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब दूसरी बात अपन चलते हैं कि उन्होंने कुछ जो महाजनपद थे उनको युद्ध के द्वारा भी हराया, और युद्ध को भी बिंबिसार को करना पड़ा। देखिए किसको अपने साम्राज्य में मिलाया? अंग जो महाजनपद था उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। किसने? मगध में। किसमें मिलाया? मगध साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। और अंग के कौन से शासक को हराया? प्रश्न क्या आ जाएगा? अंग का कौन से शासक को उसने पराजित किया? तो वह है वृहदर्थ। अंग वृहद होते हैं, तो वृहदर्थ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मदत्त को इसने हराया। ब्रह्मदत्त को हराया। अंग के कौन से शासक को हराया? ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आप ध्यान में रखेंगे अंग को शासक कौन सा था? ब्रह्मदत्त। अंग का शासक कौन सा होता है? ब्रह्मदत्त था। और ब्रह्मदत्त को किसने हरा दिया? इसने बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन से वंश का था? मगध का शासक था। और कौन से वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। इसको हरा करके इसने पूर्वोत्तर दिशा में अपना साम्राज्य विस्तार किया। प्रत्येक शब्द इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर दिशा में साम्राज्य विस्तार। आप लोगों से पूछ ले बिंबिसार ने किसको हराकर पूर्वोत्तर दिशा में साम्राज्य विस्तार शुरू किया? तो आप बताएंगे ब्रह्मदत्त को हराकर। कौन? ब्रह्मदत्त कहाँ के शासक थे? तो आप बताएंगे ब्रह्मदत्त अंग के शासक थे। अंग ब्रह्म अंग, ब्रह्मदत्त अंग के शासक थे। ठीक है। अब तीसरी बात अपन चर्चा करेंगे इसके साम्राज्य विस्तार की, वह कौन सी है? मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरी बात कौन सी है? मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा भी उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। भाई बिंबिसार ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। देखिए जो हर्यक बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार की जो पॉलिसी है वह उसमें वैवाहिक संबंध है, युद्ध आ गया, और मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंधों से अपने लायक काम की क्या बात आ रही है कि ये जो थे मैत्रीपूर्ण संबंध का उदाहरण इस प्रकार से इनको मिलता है कि इन्होंने अवंती का जो शासक था, अवंती का शासक जब बीमार पड़ गया था, अवंती, ध्यान रखना, अवंती का शासक, मैत्रीपूर्ण संबंधों में पढ़ने लायक बात तो यह है कि अवंती का शासक जो प्रद्योत था, नाम कुछ ऐसे उच्चारण में प्रद्योत, अवंती का शासक का क्या नाम था? प्रद्योत। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। प्रद्योत से प्रश्न बढ़ सकते हैं। प्रद्योत कहाँ के शासक थे? अवंती के। ब्रह्मदत्त कहाँ के शासक थे? ब्रह्मदत्त कहाँ के शासक थे? आप बताएंगे अंग के शासक थे। तो इस प्रकार अवंती का शासक जो था कौन था? प्रद्योत था। कौन था भाई? प्रद्योत था। और प्रद्योत अवंती का शासक था जब बीमार पड़ गया था। जब बीमार पड़ गए थे तो उन्होंने अपने जो प्रसिद्ध वैद्य थे उनको उनके उपचार के लिए भेजा था, और उनके प्रसिद्ध वेद का नाम है जीवक। खूब बार प्रश्न आता है, बिंबिसार के प्रसिद्ध वेद थे, तो आप बताएंगे जीवक। जीवाने वाले वेद आप याद कर सकते हैं, जीवक। बिंबिसार का प्रसिद्ध वेद का क्या नाम है? आप बताएंगे जीवक है सर। क्या नाम है? जीवक। बिंबिसार के प्रसिद्ध वेद जीवक। तो प्रसिद्ध वेद, अपने प्रसिद्ध वेद को कहाँ भेजा? उनके इलाज के लिए भेजा। तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध का द्योतक है बिंबिसार। कूटनीतिज्ञ था और प्लान बहुत अच्छा है इनका। और देखिए, और दूसरी बात है, उसने तक्षशिला का राजदूत जब आया इनके, तो तक्षशिला के राजदूत का स्वागत करता है। दूसरी बात क्या? मैत्रीपूर्ण संबंधों में तक्षशिला के राजदूत का स्वागत करता है। तक्षशिला के राजदूत का स्वागत किया। इस प्रकार बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। अपने लिए काम की बात आ गई है, किन किन राजकुमारियों से इन्होंने शादी की है, वह किन किन नरेशों से संबंधित थी।
ठीक है। काशी दहेज में मिला, किससे शादी करने पर? तो कौशल नरेश की बहन से शादी करने पर, कौशल देवी से जब उन्होंने विवाह किया तब उसको दहेज में काशी मिला। कौशल देवी के साथ शादी करने से काशी मिला, ठीक है। कौशल देवी के साथ शादी करने से काशी मिला, ये ध्यान रखेंगे। फिर चेटक की पुत्री का क्या नाम था? चेलेना, ठीक है। और विदेही की राजकुमारी का नाम था वासवी, और मद्र की राजकुमारी का नाम था क्षेमा, ठीक है। युद्ध करना पड़ा किसके साथ? अंग के साथ। अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। फिर और क्या किया इन्होंने? पूर्वोत्तर दिशा में साम्राज्य विस्तार किया, किसके साथ? युद्ध करके, अंग महाजनपद के साथ युद्ध करके। फिर मैत्रीपूर्ण संबंधों का उदाहरण अपन देखें तो यह क्या है? विदेह, जिसको कहेंगे परसेन, इसको प्रद्योत, अवंती का जो शासक था, प्रद्योत के इलाज के लिए किसको भेजा जाता है? प्रद्योत के इलाज के लिए जीवक को भेजा जाता है। अपने लिए काम की बात क्या है? किसके इलाज के लिए राजवैद्य भेजा था इन्होंने? तो आप बताएंगे प्रद्योत के इलाज के लिए। प्रद्योत कहाँ का शासक था? तो प्रद्योत अवंती का शासक था। कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। दोस्तों बहुत छोटे छोटे शब्द जो है अपने दिमाग में फीड रखने पड़ेंगे, और तब जाके अपना कॉम्पिटिशन फाइट होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन और देखते हैं कि इनकी मृत्यु से संबंधित देखें। इससे पहले कुछ और बातें मैं आप लोगों को इसके के बारे में बताता हूं। इसके बारे में, बिंबिसार के बारे में देखो, और क्या संबंधित पर्सन बन सकते हैं बिंबिसार के, फिर क्लास फिनिश करेंगे। बिंबिसार जो है, खास बात, बिंबिसार बुद्ध व महावीर का समकालीन, आप ध्यान रखेंगे, बुद्ध व महावीर स्वामी का समकालीन था। दोनों का समकालीन, क्योंकि ये दोनों खुद समकालीन है। तो बिंबिसार व बुद्ध व महावीर स्वामी किसका समकालीन था? इनका समकालीन था, बिंबिसार का। बिंबिसार बुद्ध व महावीर स्वामी के समकालीन थे। पहली लाइन तो आप ये ध्यान में रखेंगे, बिंबिसार किसके समकालीन थे? बुद्ध व महावीर स्वामी। बिंबिसार की राजधानी, नेक्स्ट, बिंबिसार की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह या राजगीर। बिंबिसार की राजधानी, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजगीर या राजगृह का। बिंबिसार की जो राजधानी थी उसका वास्तुकार, बिंबिसार का वास्तुकार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या नाम था? महागोविंद। प्रसिद्ध वास्तुकार है महागोविंद। बिंबिसार की जो राजधानी थी उसका वास्तुकार था महागोविंद, ठीक है। फिर बिंबिसार का प्रसिद्ध वैद्य जो थे उसका नाम था जीवक, और जीवक एक तरह से बिंबिसार का भाई, अपन ये कहेंगे बिंबिसार का भाई था जीवक। और प्रसिद्ध राजवैद्य भी था। प्रसिद्ध राजवैद्य कौन था? जीवक। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, और प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद। प्रसिद्ध वास्तुकार कौन सा था? महागोविंद था, ठीक है। और खास बात अपन बताएं कि बिंबिसार जो था वो अपने जीवन के अंतिम काल में बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया भाई? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किसने? बिंबिसार ने। इनका प्रशासन के बारे में खूब बढ़िया प्रश्न और आते हैं, क्या कि बिंबिसार का जो प्रशासन था उसमें जो उच्च अधिकारी थे, प्रशासन की चर्चा कर लेते हैं। आप समझ में आ गएगा, बुद्ध व महावीर का समकालीन थे, राजधानी इसकी राजगृह थी, वास्तुकार महागोविंद था, राजधानी का प्रसिद्ध राजवैद्य जो थे जीवक थे, और अंतिम समय में इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। देखिए, प्रशासन से संबंधित और संभावना है कि प्रशासन से संबंधित भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएं, कि बुद्ध के इसके बिंबिसार के जो प्रशासन से संबंधित क्या प्रश्न आएंगे? इनके प्रशासन में के जो अधिकारी थे, प्रशासन के उच्च अधिकारियों को राजभट कहा जाता था। ये ध्यान रखना भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि बिंबिसार के प्रशासन के उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तो आप बताएंगे राजभट। प्रशासन के उच्च अधिकारी राजभट कहलाते थे। उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? राजभट, ठीक है।
और ये उच्च अधिकारी 4 श्रेणियों में विभाजित थे। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कौन सा किसका क्या कार्य है। कितने श्रेणियों में विभाजित थे उच्च अधिकारी? अपने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बिंबिसार की बड़ी सुदृढ़ थी और इनके उच्च अधिकारी जो है वह राजभट कहलाते थे और उनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं आप देखिए। संबंधक, सेनानायक, व्यवहारिक, इधर इस प्रकार से लिखेंगे 4 श्रेणियां। नंबर 1 संबंधक, संबंधक ऐसे याद कर लेंगे, संबंधक। नंबर 2 सेनानायक, संबंधक, सेनानायक। नंबर 3 व्यवहारिक, संबंधक, सेनानायक, व्यवहारिक, संबंधक, सेनानायक, व्यवहारिक। और नंबर 4 पे है महामात। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? महामात। ये राजभट थे किसके? बिंबिसार के। बिंबिसार के उच्चाधिकारी जो थे, जो प्रशासन को संभालने वाले थे, उनको अपन क्या कहते हैं? राजभट कहते हैं। और राजभट को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 संबंधक है, सेनानायक है, व्यवहारिक है और महामात है। कुछ शब्द तो वैसे कैलकुलेट आप लोगों ने कर लिए होंगे कि सेनानायक जो है वो सेनापति या सेनानायक थे और संबंधक जो थे सामान्य कार्य करने वाले जो उच्च अधिकारी थे। जनता में कई कार्य सामान्य कार्य होते हैं, उनको कार्य करने वाले जो उच्च अधिकारी थे उनको संबंधक कहा जाता था। सेना संबंधी कार्य, सेना के कार्यों की देखरेख करने वाला कौन सा? सेनानायक। सेना के कार्यों को देखने वाला, कोई ज्यादा बात नहीं है, पर यह ध्यान रखना संबंधक है सामान्य कार्यों को करने वाला। व्यवहारिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये शायद आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे नाम से। व्यवहारिक और महामात। व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक है न्यायिक कार्य करने वाले, यानी कि जज जो थे बिंबिसार में उनको व्यवहारिक कहा जाता था। बिंबिसार के प्रशासन में न्यायिक कार्य करने वाले जो उच्च अधिकारी थे उनको अपन क्या कहते हैं? व्यवहारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक। और महामात क्या है? महामात में आप देखिए, महामात का जो है जो उत्पादन कर वसूल करते थे। कौन सा? महामात, उत्पादन कर वसूल करने वाले। ठीक है, जो उत्पादन कर वसूल करते थे वह क्या कहलाते थे? महामात कहलाते थे। ये बिंबिसार है। अब लास्ट में अपन बिंबिसार को मार देते हैं और क्लास खत्म करते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बारे में हम चर्चा करते हैं। मृत्यु मैंने बताया था कि 544, 492 या 91, 412, 544, 412 या 13, ये एग्जाम में दे रखा है इसमें बुक्स में। तो मृत्यु जो है इसकी बिंबिसार की मृत्यु के बारे में क्या लिख रखा है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि मृत्यु के बारे में 2 अपन ग्रंथों के हिसाब से रीड करेंगे। एक तो विनय पिटक के हिसाब से, इसके हिसाब से विनय पिटक। और विनय पिटक जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दूसरी बात बता रखी है आवश्यक सूत्र में। कौन से सूत्र में? मृत्यु से संबंधित आवश्यक सूत्र है। और आवश्यक सूत्र जो है वो कौन से धर्म का है? जैन धर्म का। क्योंकि ये जो बिंबिसार जो था वह जैन व बौद्ध धर्म, यानी कि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी दोनों का समकालीन था। तो दोनों में इनकी मृत्यु के बारे में क्या बातें बता रखी है? विनय पिटक ये कहता है कि बिंबिसार ने अजातशत्रु, अपना जो पुत्र था अजातशत्रु, उसको युवराज घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? युवराज घोषित कर दिया था। लेकिन इसका एक चचेरा भाई था देवदूत, नाम तो देवदूत है, लेकिन चचेरे भाई के उकसाने पर उसने अपने पिताजी को हत्या कर दी। ठीक है, अपने पिताजी की वध कर दिया। इस प्रकार ये तो कौन कह रहा है? विनय पिटक। विनय पिटक क्या कह रहा है कि चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया, याद रखना। और इसमें बता रखा है विनय पिटक में। लेकिन आवश्यक सूत्र क्या कह रहा है? आवश्यक सूत्र क्या कह रहा है कि अजातशत्रु जो था उन्होंने अपने पिताजी को जल्दी राज्य पाने के लिए किस में डाल दिया गया भाई? जेल में डाल दिया गया। जेल में उनकी जो रानी थी चेलेना ने उनकी सेवा की है उस समय, आप ध्यान रखना। जेल में किसने सेवा की है? चेलेना ने। चेलेना उसकी
चेटक नरेश की पुत्री थी चेलेना, उनकी रानी जो थी चेलेना, उन्होंने उनकी सेवा की किसकी? बिंबिसार की। जेल में डाल दिया, बेटे ने जेल में डाल दिया उसको। बेटे का नाम था अजातशत्रु, ठीक है, नाम ही ऐसा रख दिया था तो जेल में डालेगा। अजातशत्रु उसको जेल में डाल दिया अजातशत्रु ने, और फिर चेलेना उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा, आवश्यक सूत्र के अनुसार, जब अजातशत्रु को मालूम पड़ा कि पिताजी ने तो मेरे को पहले ही राजकुमार घोषित कर दिया था, तो वह उनकी बेड़ियां काटने के लिए एक लंबी राड़ लेके उनकी तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने जहर खा करके अपनी आत्महत्या कर ली। इस प्रकार का उल्लेख किया गया है किसमें? आवश्यक सूत्र में। किसमें किया गया है? आवश्यक सूत्र में किया गया है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे किससे संबंधित? मगध साम्राज्य से संबंधित, और अपनी यूं कहें कि बिंबिसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास के में आप लोगों से अजातशत्रु के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।